हेलो वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो भाई हमारा आज दिल्ली पुलिस का 17 सेट होने वाला है ना। और हमारे जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो जल्द ही होने वाले हैं, यानी 14 तारीख से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी को भाई डबल कर दो, 4 गुना कर दो, है ना। मतलब बढ़ाना है, कम नहीं करना है पहले से। और जो कर रहा है अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो उसको कहो कि भाई वो करे पढ़ाई, क्योंकि यही टाइम है, यही टाइम में डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है। इसमें ढील दे दोगे तो रिजल्ट ढीला हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइट रखोगे तो थोड़ा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई का औसत वेतन 12,000 रुपये। एक व्यक्ति के फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के मासिक वेतन का औसत वेतन कितना है? 12,000 रुपये। अगर औसत वेतन 12,000 रुपये है, मैं इसमें कितने से गुणा कर दूं ताकि मुझे चारों महीनों का योगफल मिल जाए। कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 4 से। क्यों? 1 2 3 4, 4 महीने और ये 4 महीने का योग औसत है, तो क्या निकल जाएगा? चारों महीनों का योगफल निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकल जाएगा? 12 चौक 48,000 रुपये। 12 चौक 48,000 रुपये क्या आ जाएगा? चारों महीनों का सैलरी का, उसका वेतन का योगफल आ जाएगा 48,000 रुपये। आगे देखो क्या कह रहा। और मार्च, अप्रैल, मई और जून का औसत वेतन 3,000 रुपये है। मार्च, अप्रैल, मई और जून का औसत वेतन 3,000 रुपये है। औसत वेतन अगर 3,000 है तो 4 से गुणा करने पर क्या मिल जाएगा मुझे? इन सब का योग मिल जाएगा, यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून चारों महीनों का क्या मिल जाएगा? योग मिल जाएगा। कितना? 12,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, अब सुनो, हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है यदि जून महीने का वेतन 9,000 रुपये है तो फरवरी का वेतन बताना है। जून का वेतन भी दे रखा है 9,000 रुपये, फरवरी का वेतन बताना है। तो सुनो जरा किस तरीके से करने वाले हैं। एक काम करो, इसमें से इसको घटाऊंगा। देखो, मार्च से मार्च कट जाएगा, अप्रैल से अप्रैल कट जाएगा, मई से मई कट जाएगा। क्या आ जाएगा? फरवरी माइनस जून बराबर 48,000 में से 12,000 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 36,000 बचेंगे। ठीक है, 36,000 बचेंगे। उसने हमको जून का वैल्यू दे रखी है। जून की कितनी दे रखी है? 9,000 रुपये दे रखी है। जून की दे रखी है, मई की दे रखी है। बिल्कुल, जून के दे रखे हैं, जून का 9,000 रुपये, तो फरवरी के बताने हैं। तो जून के 9,000 रुपये दे रखे हैं, यानी फरवरी माइनस 9,000 और बराबर कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस के उधर प्लस के, यानी फरवरी की सैलरी कितनी हो जाएगी भाई? उसकी 36 और 9 कितने हो जाएंगे? 45, यानी 45,000 रुपये फरवरी की उसका वेतन हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। अजय 38,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और 10,000 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च कर देता है और स्कूटर को कुल 54,000 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ बताना है। तो पहले उसकी लागत बताएंगे। क्या बताएंगे? लागत बताएंगे। उसकी लागत कितनी, यानी उसकी जेब से कितना गया पैसा। 38,000 रुपये तो उसके खरीदने में चले गए। ठीक है, 38,000 रुपये खरीदने का दिए, उसकी जेब से कितना पैसा गया है? 38,000 रुपये जब वो खरीदे, जब दिए अपनी जेब से, प्लस उसकी मरम्मत में अपनी जेब से ही तो देगा या किसी और से लेके देगा? अपनी जेब से देगा। टोटल उसकी लागत कितनी होगी? 48,000 की उसकी लागत हो गई। लागत का मतलब उसकी जेब से कितने गए हैं। अब उसने उसको विक्रय कर दिया, यानी सेल कर दिया। कितने पर? 54,000 में। कितने में कर दिया भाई? 54,000 में उसको सेल कर दिया। तो यहां से हम प्रॉफिट देखें अगर, तो प्रॉफिट कितना मिल जाएगा? 54,000 बेचा, 48,000 रुपये अपनी जेब से लगाए, तो यानी 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। 6,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इसका प्रॉफिट परसेंट में चेंज करूंगा तो कैसा हो जाएगा? प्रॉफिट बट्टे में लागत कितनी है उसकी? 48,000 रुपये, और इनटू में क्या आ जाएगा? 100%। यहां से क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सुनो जरा, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 6 से काटूंगा 8 बार कट जाएगा। 8 से 100 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.8, 12×96 से बचेंगे 4, तो 12.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 12.5% उसका प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। माइनस का 1/243 का घातीय रूप क्या होगा? माइनस का 1/243 का घातीय रूप, यानी इसके ऊपर कितनी पावर चढ़ा सकते हैं वो हमें बतानी है। तो एक के ऊपर तो कितनी पावर चढ़ा दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे जो 243 है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसके फैक्टर कर सकते हैं। इसके जरा फैक्टर काटेंगे। अगर मैं 243 के अगर हम फैक्टर काटते हैं तो फैक्टर ऐसे काटने हैं, बिल्कुल छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या से 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करो। तो 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से फिर काटेंगे, 3 से जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 से चले जाएगा
जाएगा 9 बार, 3 से चला जाएगा 3 बार, 3 से चला जाएगा 1 बार। कितनी बार? 1 बार। कितने 3 हो गए? 1 2 3 4 5। कितने 3 मिले हैं? 5 3 मिले हैं, तो इसको लिख देंगे माइनस का 1/3। और कितने 3 मिले हैं? 5, तो उसकी पावर चढ़ा देंगे 5, बस ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही छोटी सी चीज है, बस पता होनी चाहिए। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 308 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो उसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। सुनो जरा, अच्छा तरीका बताऊंगा। जैसे मान लो उसने 308 रुपए में वो कोई चीज बेच दी, और 308 रुपए में बेचने पर उसको 12% का लॉस हो रहा है। तो मैंने तुमको बताया परसेंटेज हमेशा 100 से कंपैरिजन करोगे। 12% का लॉस का मतलब 12% कम में बेच दी, यानी कितने प्रतिशत पे बेच दी? 88% पे बेच दी। ठीक है, यानी 308 रुपए 88% के बराबर हो जाएंगे। आगे हमसे कह रहा है उसको अगर 10% प्रॉफिट कमाना हो, अब उसको 10% प्रॉफिट कमाना है, 100% से 10% एक्स्ट्रा बेचना है, तो यानी कितने में? 110 में बेचना चाह रहा, तो बस इसको इंटू 110 कर देंगे। इसे क्या कर लेंगे? इसे सॉल्व कर लेंगे, यहां से वो एसपी निकल जाएगा। सुनो जरा क्या कर सकते हैं, 11 से काट दूंगा 10 बार चला जाएगा, 11 से काट देंगे 8 बार चला जाएगा, और इससे इसको काट सकते हैं 4 से काट देंगे 2 बार चला जाएगा, 4 से काटेंगे 4 7 28, यहां से कितना बचेगा हमारा भाई 2, और 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 7 35 का 5 और 5 7 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38, यानी 385 रुपए में बेचनी पड़ेगी 10% प्रॉफिट कमाने के लिए। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, भैंस और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। ठीक है, तो झुंड में कितनी भैंस हैं ये हमें बताना। सुनो जरा, अगर मान लो सारी की सारी मुर्गियां हैं, मैं कंडीशन के अप्लाई करके बताऊंगा तुमको, बस थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना। मान लो पहले कि सारी की सारी क्या है? मुर्गियां हैं। अगर सारी की सारी मुर्गियां हैं तो जो सिरों की उनकी संख्या होगी, जो सिर की संख्या होगी, वो जो संख्या होगी वो पैरों की संख्या की आधी होगी। या फिर ऐसे कह लो कि भाई जो पैरों की संख्या जो होगी, जो पैरों की संख्या होगी वो सिरों की संख्या की कितनी होगी? दुगनी होगी। क्यों? अगर एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, एक सिर होता है। अगर मान लो भैंस की हम बात करते हैं तो भैंस में ये कंडीशन अलग हो जाती है। भैंस में ये कंडीशन क्या होती है? मुर्गी के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि भैंस के साथ क्या होता है, भाई भैंस के साथ एक तो सिर होता है, ठीक है, एक सिर होता है, और 4 पैर होते हैं। 4 क्या होते हैं? पैर होते हैं। यानी ये कंडीशन कह सकते हैं कि सिर की संख्या है 1 के दुगने से 2 ज्यादा पैर होते हैं। यहां पे देखते हैं मुर्गी का सिर होता है 1 और उसके दुगने पैर होते हैं, है ना। अगर सिर 1 है तो 2 पैर हो जाएंगे, यानी दुगने पैर होते हैं। लेकिन भैंस के साथ क्या होता है? अगर 1 सिर है तो दुगने से 2 ज्यादा पैर होते हैं। क्या होते हैं भाई? दुगने से 2 ज्यादा पैर होते हैं। कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। एक भैंस की बात कर रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा वाली चीज है ना, यही हमको दे रखी है कि कितने पैर एक्स्ट्रा हैं। सिर की संख्या के दुगने से कितने पैर एक्स्ट्रा है, तो कितने एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वो कह रहा है ऐसे 14 एक्स्ट्रा हैं। कितने एक्स्ट्रा हैं? 14 एक्स्ट्रा हैं। अब मुर्गी में तो हमको कोई एक्स्ट्रा पैर मिलेगा नहीं, तो भैंस में ऐसे कितने, एक भैंस पे कितने एक्स्ट्रा पैर मिल रहे हैं? 2। तो 14 का मतलब कितने हो जाएंगे भाई? कितनी भैंस पे मिलेंगे? 7 भैंस पे मिलेंगे। 7 भैंस पे कितने पैर मिलेंगे हमको? 14। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7 भैंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है कि 1936 में से वह न्यूनतम का मतलब छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि वह 9, 10 और 15 से विभाजित हो जाए। सुनो जरा, 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। प्रत्येक से भाग करने पर 7 शेष बचे। सुनो, 1936 को विभाजित करना है, और किस किस से? 9 से, 10 से और 15 से विभाजित करने पर हमेशा 7 क्या बचना चाहिए? रिमाइंडर बचना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए। अब इसमें हमको 10 दे रखा है, 10 बस सबसे आसान काम यही कर रखा है, इसने 10 दे रखा है। अब 10 में 10 से विभाजित संख्या कौन सी होती है? 10 से विभाजित संख्या वही हो सकती है जिनके लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक 0 है। यानी मैं बात करूं 1930, ये 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है लेकिन 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर 7 रिमाइंडर बचाना है तो लास्ट का इकाई का अंक 7 होना चाहिए, है ना। अब एक संख्या तो ये तुम बोल लो कि 1937 ले लो, ये नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये 1936 से ज्यादा है।
उसने कहा है कम से कम कितना घटाया जाए। अगर वो कहता कम से कम कितना जोड़ा जाए तो सिर्फ एक जोड़ने पे ही काम बन जाता, एक जोड़ने पे ही काम बन जाता। लेकिन अब क्या कह रहा है वो कम से कम कितना घटाया जाए। तो कितना घटाने पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा भाई, इकाई का अंक कितना आ जाए 7 आ जाना चाहिए। तो कितना घटाने पर आ जाएगा 9 घटाने पर इसमें इकाई का अंक 7 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1927 हो जाएगा। ठीक है, अब 1927 को जब तुम 10 से विभाजित करोगे तो तुम्हारा शेषफल कितना मिलेगा, तुमको 7 ही मिलेगा। तो यानी कम से कम कितना घटाना पड़ेगा भाई 9 तुमको इसमें कम से कम घटाना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, ऑप्शनों में सिंगल डिजिट में कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा। देखो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखो 37, 36, 39 और 30। कितने ऑप्शन दे रखे हैं 37, 36, 39 और 30 ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इकाई के अंक की ही बात करूंगा मैं। इकाई का अंक मुझे चाहिए 7, तो इकाई के अंक 7 आएगा जब इसमें इकाई के अंक में से 9 घटाऊंगा, इकाई के अंक में से 9 घटाऊंगा। तो इकाई के अंक किसमें 9 घट सकता है, सिर्फ इसी में घट सकता है। तो 39 इसका क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। वही नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है कि शाम 2 अलग अलग धनराशियां 3:7 के अनुपात में क्रम से 12% और 10% की साधारण ब्याज पर देता है। ठीक है, उसने अपने एक धन को 2 अलग अलग भागों में दे दिया 3:7 के अनुपात में। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि पहली धनराशि पर उसे 1800 रुपए का ब्याज मिलता है, तो दूसरी धनराशि पर उसे कितने रुपए का ब्याज मिलेगा। सुनो जरा, वो ये कहना चाह रहा है कि मान लो उस पर कोई अमाउंट है, ठीक है, एक्स अमाउंट है, उसके उसने 2 पार्ट करे, एक 3:7 के अनुपात में। हमने मान लिया ये 3x है, ये 7x रुपए है। अब इसको साधारण ब्याज पर अलग अलग रेट पे उठा दिया। पहले वाले को उठा दिया उसने 12% पे, दूसरे वाले को उठा दिया 10% पे। ये 12% पे दे दिया और ये 10% पे दे दिया। अगर मैं साधारण ब्याज निकालने चलूं यहां पर, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, वही सिंपल सा फॉर्मूला SI = P × R × T / 100। ठीक है, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, याद हो जाना चाहिए अब तक। तो यहां पर साधारण ब्याज पहले वाली कंडीशन में साधारण ब्याज दे रखा कितना 1800 रुपए। कितना दे रखा अभी 1800 रुपए। P की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 3x है, इंटू R की वैल्यू कितनी दे रखी है 12%, इंटू टाइम 1 रख लेंगे और बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 6 से काटूंगा ये 3 बार कट जाएगा, यानी 300 आ जाएगा। 6 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे ये 100 बार कट जाएगा और 2 से काटेंगे ये कितनी बार कट जाएगा 50 बार कट जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो उठ के इधर आ जाएंगे, यानी x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 5000 रुपए। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000 रुपए x की वैल्यू हो जाएगी। अब x की वैल्यू अगर 5000 है तो यहां रखोगे तो यानी ये वाला पैसा कितना 15000 रुपए हो जाएगा और ये वाला पैसा कितना हो जाएगा 35000 रुपए हो जाएगा। बस उसने क्या पूछा, उसने पूछा इस वाली कंडीशन पे मिलने वाला ब्याज कितना है। तो इस वाली कंडीशन में मिलने वाले ब्याज को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा करके। पैसा तुम्हारे को पता चल गया कितना भाई 35000 रुपए, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% और इंटू समय 1 ले लेंगे और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 35 से कम कितना हो जाएगा 35 और कितनी जीरो 1 जीरो ये वाली 1 जीरो ये वाली, यानी 2 जीरो ये आ जाएंगे। यानी दूसरी वाली कंडीशन में 3500 रुपए ब्याज के मिलेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, इसका मान हमें बताना है और √3 की वैल्यू भी दे देगी। ना भी दे तो याद कर लो, √3 की वैल्यू भी याद कर लो और √2 की भी वैल्यू याद कर लो। सुनो जरा, इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि भाई नीचे से अंडर रूट कैंसिल करना होता है। सरल करने का मतलब है अंडर रूट कैंसिल करना है। अगर इसका एक तरीका तो ये है कि भाई अंडर√3 की गुणा नीचे कर दो, अंडर√3 की गुणा ऊपर कर दो, ठीक है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि ऊपर से √3 कॉमन ले लो। चलो अगर मान लो ऊपर से √3 कॉमन लेता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा 3√3, ठीक है। √3 की √3 में गुणा होगी 3 आ जाएगा, 3 की 3 में करोगे तो 9 आ जाएगा वापस से। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा, यहाँ बचेगा 2√3, है ना। √3 और बट्टे में क्या है √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना बच रहा है, ओ सॉरी यहाँ से √3 वाला तो कॉमन हो पहुंच गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 3√3 प्लस का 2। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 × 1.73, बस इतनी याद कर लो 1.73। 8 लगाना चाहो लगा लेना और प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे गुणा कर देंगे 3 × 9, 3 × 7 21 का 1 हासिल गए कितने भाई 2 और 3 × 3 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 5.19 प्लस का 2, दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 7.19 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, एक 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आकार की टाइल को 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की आकार वाली छोटी टाइलों के रूप में काटा जाता है, तो इससे बनने वाली टाइलों की संख्या बतानी है, यानी छोटी टाइलें कितनी बन सकती हैं। तो क्या होएगा भाई, सुनो, ये एक टाइल की क्या दे रखी है हमको, मापे दे रखी है, कितनी कितनी भाई, 10, 30 और 30, ये हमको मापे दे रखी हैं। तो दोनों में जब भी तुम ऐसे बात करें, काटने की बात करें, तो फॉर्मूला वो लगाओ, है ना, एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिवाइड कर दो। क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसे देखो, पहले वाले की माप दे रखी है 10, 30, 30, पहले वाले की माप कितनी दे रखी है, 10, 30 और 30 दे रखी है। दूसरे वाले की माप भी दे रखी है, दूसरे वाले की मापे कितनी दे रखी है, 5, 6 और 10, कितनी दे रखी है, 5, 6 और 10, सॉरी कितना दे रखा, 10। बस फर्क क्या हो सकता है, सभी के हम वो चेक करेंगे, सारी सेंटीमीटर में दे रखी है या फिर कोई मीटर में भी है। देखो, पहले वाले की तीनों डिजिट, तीनों मापे कैसे, सेंटीमीटर में, दूसरे वाले की तीनों मापे कैसे हैं, सेंटीमीटर में। तो यानी डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लो किसी की मीटर में दे रखी होती तो पहले सेंटीमीटर में चेंज करते, अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 5 6 30 से 30 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 30, यानी 30 टाइलों की संख्या आ जाएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है कि 20,000 की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब सुनो जरा, ये लगा क्वेश्चन, ये मूलधन दे रखा, कितना मूलधन दे रखा भाई, 20,000 रुपए, ठीक है, मूलधन दे रखा है 20,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको 15% और समय दे रखा है 2/3। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और समय जो है वो है 2/3 वर्ष। अब सॉल्व करो, अब क्या करो, अब सॉल्व करो। तो सुनो, इस टाइप के क्वेश्चनों को पार्टों में सॉल्व किया जाता है। कैसे, पार्टों में। जैसे ये देखो, दे रखा है 2/3, तो इसको पार्ट में तोड़ लेंगे। जैसे मान लो 2 साल अलग तोड़ लिए, 2/3 साल अलग तोड़ लिए, तो पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो यहां से सक्सेसिव निकाल के लगा सकते हो, किस चीज से, सक्सेसिव से कर सकते हो, या फिर एक तरीका और होता है, क्या सा, कभी 100 वाली चीज 115 में हो जाएगी, 100 वाली चीज 115 में हो जाएगी। रेशियो में निकाल लेंगे, अगर रेशियो निकालूंगा तो कितना, 20 से कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 23 बार कट जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 3 15, ये आ जाएगा 1 साल का मूलधन, 1 साल का मिक्स धन, ठीक है। अगर दूसरे साल का निकालना होगा तो दूसरे साल का से निकालूंगा, दोनों का वर्क कर दूंगा। इसका वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा, 400, और इसका वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा, 529। ये 2 साल का मूलधन और ये 2 साल का मिक्स धन हो जाएगा। मूलधन हमको दे रखा है 20,000 रुपए, तो ये जो 20,000 रुपए हैं ये हमारे 400 के बराबर हो जाएंगे, इनटू अगर तुम 529 से गुणा करते हो तो तुम्हारा मिक्स धन निकल जाएगा। लेकिन हमको बताना है ब्याज, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, मिक्स धन में से मूलधन माइनस करके। तो कितना बचेगा, 529 में से 400 घटाएंगे तो 129, यानी 129 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 4 से काटोगे ये कट जाएगा, 4 पंजे 20, 50 बार कट जाएगा। दोनों की गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 नीम 45 का 5 हासिल गए 4, 5 दूनी 10, 4 14 का 4 हासिल गया 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी 6,450 रुपए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया तुमने। अब आगे जो बचे हैं 2/3 वर्ष, इसका ब्याज और निकाल लेंगे। तो ये 2/3 वर्ष का मतलब क्या है भाई, 2/3, इसको महीने में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 से काटूंगा 4 बार, यानी 8 महीने हो जाएंगे, है ना। 8 महीने। अब 8 महीने का भी मैं नहीं निकाल सकता। अगर 8 महीने का भी नहीं निकाला जा सकता तो क्या कर सकते हैं, अब एक साल में कितने महीने होते हैं भाई, 12। थोड़ा सा सोचेंगे, देखो ऐसे आसानी से चीजें नहीं मिलती है ना, थोड़ा सा तो एफर्ट मानना पड़ेगा। मैं समझा रहा हूं, लेकिन जैसे मान लो एक साल में 12 महीने होते हैं, हमारे पास है 8, तो मैं क्या करूं, मैं आगे काम करता हूं, मैं आगे वाला ब्याज 4-4 महीने पे दे देता हूं। अगर मैं 4-4 महीने पे देता हूं तो मुझे कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, 2 बार, यानी यहां पे टाइम हो जाएगा 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 4-4 के कितने महीने, एक साल में कितनी बार देना पड़ेगा। अगर मान लो पूरे साल के लिए है तो कितनी बार देना पड़ेगा भाई, 4-4 करके कितनी बार देना पड़ेगा, 3 बार देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3 से भाग कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने आ जाएगा, 5% आ जाएगा,
ठीक है। यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो जरा। यहां पे अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूं तो यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज देखो, कोई 100 वाली चीज 105 की हो जाएगी। रेशियो निकालूंगा तो 20, 5 से काटूंगा 20 बार, 5 से कट जाएगा 21 बार, 20:21 हो जाएगा। ये पहले साल के लिए। अगर दूसरे साल के लिए निकालूंगा तो कैसे निकाल दूंगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 400, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 441। यानी 2 साल का मूलधन 400 और मिश्र धन 441। ब्याज निकालेंगे, मूलधन हमको दे रखा है कितना 20,000 रुपए, यानी 20,000 रुपए बराबर हो जाएंगे 400 के इंटू जो काम यहां पे करा था, यहां पे करा था, यहां पे भी कर देंगे। कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, कितना ब्याज बैठ रहा है, ये 400 मूलधन 441 मिश्र धन, तो यानी 41 रुपए ब्याज बैठ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटूंगा ये 50 बार कट जाएगा। 1 जीरो तो ऐसी आ जाएगी, 5 एकम 5 का 5 और 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 6,450 रुपए 2 साल का ब्याज प्लस 2,050 रुपए ये वाला ब्याज। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में तुमको एक चीज पता है कि भाई ब्याज पे भी ब्याज लगता है। क्या चीज? ब्याज पे भी ब्याज लगता है, यानी इस पे भी तो ब्याज लगाना पड़ेगा। 6,450 रुपए पे भी तो ब्याज लगाना पड़ेगा। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, यहां पे डायरेक्ट लगा सकते हो। यहां पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ब्याज लगा सकते हो। कितने पर? कितने पर? अगले इसके लिए कितना पैसा हो जाएगा, 20,000 रुपए ये प्लस 6,450 रुपए, यानी ये हो जाएगा 26,450 रुपए पर ब्याज लग जाएगा। ये 400 के बराबर हो जाएगा, इंटू 41 कर देंगे, इसको निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। सुनो जरा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, ठीक है। 4 से एक काम कर दो, ये लगभग तुम्हारा कट जाएगा 40, 41 कट जाएगा। मैंने मान लिया लगभग अप्रोक्स में ले आएंगे आंसर, अप्रोक्स में ले आएंगे भाई। ये था तुम्हारा 40 में 41, दोनों मैंने मान लिया 40 है, ये भी क्या है, ये भी 40 है, तो अप्रोक्स में ले आऊंगा आंसर। तो ये कितना आई, ये मेरे पास 2645 रुपए ये प्लस 6,450 रुपए ये, तो कितना आ जाएगा 5, 5 4 9, 6 4 10 की जीरो, हासिल गया 1, 7 2 9, कितना आ जाएगा 9,095 के आसपास। जो भी आंसर होगा ऑप्शन पे नजर मारेंगे 9,095 दे रखा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी में से 4 सही 5/8 मीटर लंबी रस्सी काट ली जाए तो शेष रस्सी की लंबाई बतानी है। देखो जितना क्वेश्चन ये पढ़ने में आसान लग रहा है उतना आसान थोड़ा सा टफ बना देता है अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है तो। जैसे देखो 10.5 मीटर, यानी वो कह रहा है कि भाई पहले रस्सी है 10 सही 1/2, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो कितना जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21/2 मीटर की रस्सी है अभी। ठीक है, उसमें से कितनी काट ली, 4 सही 5/8 मीटर की रस्सी काट ली। 4 सही 5/8 मीटर की रस्सी काट ली, यानी कितनी काट ली, 8 चौक 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा 37। ये देखिए 4 सही 5/8, तो 8 चौक 32, 32 और 5 37, यानी 37/8 रस्सी काट ली है। तो अब चीज समझ में आ गई होगी कि इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, शेष भाग मिल जाएगा। यानी 21/2 में से 37/8 रस्सी निकाल ली। तो कैसे सोल्व करूंगा, एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा तुम्हारा 8, 2 से जाएगा 4 बार, 4 के गुणा इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 84 माइनस 8 आ जाएगा 37। 80 देखो 14 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 7 बचेंगे, और 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, बट्टे में हो जाएगा 8। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में 8 से काटूंगा, 8 पंजे 40, ठीक है। यहां से कितना बचेगा 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा, यानी 5 सही 7/8 रस्सी बची हुई है। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर समान दिशा का मतलब एक ही दिशा में चल रही हैं, उनके चाले क्रम से 45 और 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 45 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की दूरियां कितनी हो जाएंगी। सुनो जरा, ये मान लिया ये रही एक ट्रेन, ठीक है, इसकी स्पीड है अभी 45 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। एक ट्रेन और है जो अभी मान लो यहीं खड़ी हुई, दोनों बराबर में खड़ी हुई हैं, ऐसे मान लिया हमने, और ये इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों सेम ही स्पीड में चलनी है, और दोनों सेम ही दिशा में चलनी है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो ये 45 की स्पीड से यानी ज्यादा, तो कहीं ना कहीं ये हर एक घंटे में आगे निकलती चली जाएगी, है ना। हर एक घंटे में क्या थोड़ी 5 किलोमीटर आगे निकलती चली जाएगी। हमसे पूछा है तो 45 मिनट में उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सुनो जरा, 45 मिनट में कह रहा है वो, तो
तो क्या कर सकते हैं, मीटर में आंसर निकाल सकते हैं। मीटर में कैसे, सुनो मैं तुमको बता रहा था, जब भी एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल कैसे निकालते हैं, आपेक्षिक चाल कैसे निकालते हैं भाई, आपेक्षिक चाल कैसे निकालते हैं, आपेक्षिक चाल निकालते हैं दोनों का अंतर, अंतर कितना है 5, ठीक है, ये 45 ये 40, तो अंतर कितना हो जाएगा 5 का हो जाएगा, ये चाल होगी। चार ये मीटर, उसमें किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो कितने से गुणा कर दूंगा मैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। ये क्या आ गई, ये चाल आ गई। इनटू कर देंगे समय, समय कितना है 45 मिनट, अब मिनट को घंटे सेकंड में चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा सेकंड, ठीक है। अब चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी होती है। ये क्या निकल ली है, ये निकल ली है तुम्हारी दूरी, क्या निकल ली है, ये दूरी निकल ली है। कितनी हो जाएगी, 9 से काटूंगा 5 बार, 9 से काट देंगे 2 बार, 2 से काट देंगे कितनी बार 30 बार, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 125 की 5 उसमें गणा कर दूंगा तो कितना बैठेगा भाई तुम्हारा, सॉरी 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 की गुणा 125 की गुणा कर देंगे 30 से, तो कितना हो जाएगा, 1 0 ऐसे जाएगा, 3 पंजे 15 का 5 ऐसे गया, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, यानी 3750 क्या आ जाएगा भाई, 3750 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कह रहा है, यदि एक पुरुष, 2 या फिर 2 स्त्रियां या फिर 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का उसे मिलकर कितने दिनों में खत्म कर देगा। सुनो जरा, वो कह रहा है एक व्यक्ति या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 88 दिन में खत्म करते हैं। तो टोटल वर्क पता मिल जाए और बताना हमको एक व्यक्ति, एक लड़का और एक महिला मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो 2 चीज पता हो जाए, या तो सबकी अलग अलग क्षमता पता चल जाए और दूसरी चीज टोटल वर्क पता चल जाए। तो सुनो जरा कैसे निकालेंगे दोनों चीजों को। एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है भाई 6 एलसीएम आ जाएगा। 1 से जाएगा कितनी बार, ये आ जाएगा 3 बार, ओ सॉरी 6 बार चला जाएगा, 1 से 6 बार चला जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से जाएगा तुम्हारा 3 बार, और 3 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। ये क्या आ गई, ये आ गई इनकी क्षमता के अनुपात, किसके अनुपात, क्षमताओं के अनुपात आ गए। टोटल वर्क यहां लिख लेते हैं 88, ठीक है। ये क्या आ गई, क्षमताओं के अनुपात आ गए। अब वर्क निकालना है, वर्क कैसे निकालेंगे भाई, सुनो ये जो क्षमता है ये एक व्यक्ति की क्षमता है, किसकी क्षमता भाई, एक व्यक्ति की क्षमता है। और एक व्यक्ति कितने दिन तक काम करता है, ये करता है तुम्हारे 88 दिन तक, 88 डेज तक काम करता है। तो 88 दिन तक 6 की रफ्तार से काम करेगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है एक व्यक्ति, एक महिला, एक पुरुष कितने दिन में खत्म करेंगे, तो इनकी क्षमताएं कितनी बैठ रही हैं, 6 इसकी है, 3 इसकी है, 2 इसकी है, तो 6 3 9 2 11, टोटल 11 बैठ रही हैं। 11 से काटूंगा 8 बार, 8 6 कितना आ जाएगा 48, यानी 48 दिन लग जाएंगे तीनों को। कितने दिन आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई, 48 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि y 20 और 36 के बीच एक ऐसी पूर्ण संख्या है, ठीक है। यदि y 2 विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो y के मान की संख्या कितनी, यानी ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो ये जो y है तुम्हारा, ये किस किस के बीच में है, ये 20 से लेकर के 36 के बीच में है, और एक ऐसी संख्या है जो 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। चीजों को पहले समझो, पहले मैं समझाता हूं। जैसे मान लो 2 अभाज्य संख्या, मान लो चलो मैंने 2 और 3, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, इन दोनों की गुणा करके एक संख्या बन जाएगी 2 3 6, ऐसे वो संख्याओं की बात करना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, सुनो जरा। अगर मैं 2 की देखता हूं, 2 की गुणा लास्ट 10 में करूंगा, है ना, तो वो तो यहीं पर रह जाएगी। तो सुनो 2 की गुणा कर सकते हैं, किस में गुणा कर सकते हैं, 2 की गुणा एक तो कर दो तुम 11 में, 11 दूनी 22, 22 दोनों के बीच में है ना भाई, 22 किसके, 22 इन दोनों के बीच में है, एक नंबर तो ये हो गया। और 2 की गुणा इसमें काम करो अभाज्य नंबर, अभाज्य नंबर दोनों अभाज्य नंबर होने चाहिए, ये भी याद रखना। 12 में नहीं कर सकता, है ना, 12 में क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 12 अभाज्य नहीं है। 13 में कर दो, 13 कर दो, तो अगला नंबर 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26, दोनों अभाज्य संख्या है। अगला 17, 17 दूनी 34, हाँ हो जाएगा, 2 की गुणा कर दो 17 में, 17 दूनी 34, अगला नंबर 34 हो जाएगा, है ना भाई। अगला नंबर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34, दोनों अभाज्य संख्या है। और कितना 19, 19 दूनी 38, 38 लेकिन इससे एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो अब इसको छोड़ देना। अब 3 को ले लो, अब किसको ले लेंगे, अब 3 को ले लेंगे। तो 3 की गुणा करता हूं पहले, अगर मैं 3 की गुणा कितने कर सकते हैं, कम से कम सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर 3 की गुणा 5 में करें, 3 पंजे 15, छोटा आएगा। 7 में कर दो, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, यानी अगला नंबर 21 आ जाएगा, है ना। दोनों अभाज्य नंबर है, अभाज्य नंबरों की गुणा कर रहा हूं आपस में बस। अब 3 की गुणा अभाज्य नंबर, अगला अभाज्य नंबर अगर 11 से करता हूं, 11 3 33, 33 भी आ जाएगा भाई, है ना, 33 भी आ जाएगा क्योंकि इससे छोटा है।
और क्या हो सकता है भाई, और 13 से करो, 13 3 39, वो ज्यादा हो जाएगा। अगला नंबर ले सकते हैं, अगला नंबर 5 ले लो, अभाज्य नंबर 5 ले लो। ठीक है, 5 ले लिया। 5 की गुणा किसमें कर रहे हैं भाई, 5 की गुणा तुम कह रहे हो भाई 5 की गुणा कर दो अभाज्य नंबर, दोनों अभाज्य नंबर। 5 की गुणा 5 में मत कर देना, ठीक है, वो अभाज्य नंबर नहीं है। 5 की गुणा 7 में कर दो, 5 सत्ते 35, तो ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारे पास 35, एक राइट एक संख्या और आ जाएगी, 35 और आ जाएगी एक संख्या। और सोच सकते हैं क्या, और सोच सकते हैं, अभाज्य नंबरों से ही सोचना है बस, ज्यादा कुछ नहीं। अब तुमने नंबर देखो, ये सारे अभाज्य तो इनकी आपस में करना करके देख लो। जैसे देखो मैं इसमें 13 की गुणा इसमें किसमें करता हूं, कर दूंगा 13 दूनी 26, चलो वो तो ले लिया मैंने। तो टोटल कितने नंबर मिलने हैं, 3 और 3 6, तो ऐसे संख्या 6 हो जाएगी। तो 6 क्या आ जाएगा भाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा 6, है ना। और ज्यादा इसमें हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगला नंबर अभाज्य नंबर अगर तुम 11 लेते हो, अब 11 वाली हमने दो कंडीशन, एक ये वाली भी कंडीशन ले रखी है, ये वाली कंडीशन ले रखी है, वो एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे अभाज्य नंबर रिपीट होते चले जाएंगे, है ना। तो यानी 6 ही इसका राइट आंसर हो सकता है, यानी ऐसी कितनी संख्या है, 6 ही हो सकती हैं। तो भाई आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 हो गया है। हम उम्मीद है तुम्हारी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी, नहीं चल रही है तो अच्छे से कर लो उसको, ठीक है। कुछ दिन रह गए हैं, 14 तारीख ज्यादा दूर नहीं है और एग्जाम चालू हो जाएंगे, फिर तुम देखोगे भाई क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो ये प्रैक्टिस सेट डेली लगाओ, डेली लगाओ, पढ़ा किताबें बंद कर दो इन दिनों में, बस प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, उन्हें सॉल्व करो। तो आज के लिए अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में।